हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का हम लोग एविडेंस यानी कि साक्ष्य, मतलब किस किस एविडेंस किस किस साक्ष्य से हमें पता चलता है कि सी का फ्लोर जो है, जो सागर का वो है सरफेस यानी कि सतह, वो स्प्रेड हुआ था यानी कि फैला था। ठीक है, तो इस थ्योरी को कौन कौन सा एविडेंस सपोर्ट करता है, मतलब क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है इस थ्योरी को सही में बताने के लिए, मतलब थ्योरी हुई है कि नहीं हुई है, सी का फ्लोर जो है ये स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी के एविडेंस, उसी के साक्ष्य के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला है एविडेंस, पहला जो साक्ष्य है वो है कि द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, मतलब ये ओशनिक क्रस्ट का जो एज है, क्रस्ट यानी कि मतलब सबसे ऊपरी वाला सरफेस, ओशनिक क्रस्ट का जो एज है विच इज कंपेरेटिवली यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बी सब्सटेंटेड बाय द continuous magma outflow and the validity of the sea floor spreading theory. However, this theory is limited to the oceanic area. कहना क्या चाह रहा है कि ये जानते रहे कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ओशनिक क्रस्ट का जो है, ओशनिक क्रस्ट यंगर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ना। क्यों यंगर होता है? क्योंकि सी के फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के दौरान ये जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत था, इसके दौरान जो लगातार मैग्मा आउटफ्लो हो रहा था सरफेस पे, मतलब निकल रहा था, और ये हमें कौन प्रूफ करता है, ये हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बताती है कि मैग्मा हमेशा निकल रहा था। मैग्मा के निकलने से मिड ओशनिक रीजेस बना, उससे नई सरफेस जनरेट हुई, नई सरफेस बनी किसकी? ओशनिक क्रस्ट की। यानी ओशनिक क्रस्ट का जो सरफेस है वो नया है एज कंपेरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो यानी कि वो यंगर भी है, वो उसकी एज कम है, एज ज़्यादा है, मतलब जो ओल्डर क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट यंगर क्रस्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस, यानी कि मिड ओशनिक रीजेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको बताए होंगे हम लोग कि मिड ओशनिक रीजेस को मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। ये जो मध्य महासागरीय कटक है विच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रिवर, किसके फॉर्म में? मतलब कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार एक माउंटेन चेन, माउंटेनियस चेन, पर्वतीय एक माला जैसा स्पेन है, फैला हुआ है 65,000 किलोमीटर अक्रॉस द ओशन सपोर्ट दिस थ्योरी। यानी कि ये जो मिड ओशनिक रीजन यानी कहते हैं मध्य महासागरीय जो कटक है, इसका हमें ओशियन के सरफेस पे प्रेजेंस होना है, ओशियन के सरफेस नहीं, मतलब ओशियन के इनसाइड है, इस कॉन्टिन्यूस चेन का 65,000 किलोमीटर अक्रॉस पूरे ओशियन में फैले होना इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि सही में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हुआ है और उसके कारण मैग्मा निकला है और मिड ओशनिक रीजन बने हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि रॉक इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट हैव बीन सेम एज एंड कंपोजिशन। यानी कि कहने क्या मतलब है, जैसे कि आप लोग सेंट्रल वेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ से मैग्मा निकलता है वो सेंट्रल वेंट होता है, ये हमारा सेंट्रल वेंट है, और दोनों तरफ हमारी मिड ओशनिक रीजेस बनती हैं। तो देखिए कहने क्या मतलब है कि रॉक इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट हैव सेम कंपोजिशन एंड एज ना। तो इस साइड जब पहले वो मैग्मा निकलेगा तो वही मैग्मा का कुछ सरफेस इस साइड भी होगा, तो ठीक वही बोल रहे हैं कि मतलब सेंट्रल वेन से बराबर दूरी पे जो रॉक्स हमें मिलेगी, हमें कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि वो रॉक का सेम एज है और कंपोजिशन भी सेम है, क्योंकि मैग्मा ही अंदर के मटेरियल से बन रहा है और सेम मटेरियल से बन रहा है मैग्मा। जो बेसाल्टिक रॉक निकलती है, ये जानते रहिए कि जब भी प्लेट्स का डाइवर्जेंट होता है, यानी कि जब आप सारी प्लेट होती है, मतलब डाइवर्ज होती है प्लेट, तो उस दौरान हमेशा बेसाल्टिक मैग्मा ही निकलता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा। तो बेसाल्टिक मैग्मा ही सेम वो कंपोजिशन है, तो वही कंपोजिशन यहाँ भी इन दोनों इक्विडिस्टेंस रॉक में भी पाया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक और फिगर है, यहाँ जो बनता है, ये देखिए, ये वाला सेंट्रल वेंट ये मानिए, और इसके इधर ये वाला और इससे ये वाला, ये दोनों का कंपोजिशन ए सेम होगा। जब ये फिर से प्लेट्स मूव वो सेपरेट आउट होंगी तो फिर से एक नया वो बनेगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों का एज कंपोजिशन सेम होगा। तो आशा करता हूँ ये जो है ये आपको समझ में आया होगा। द एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि पहले यहाँ जो मिड ओशनिक रीजेस बनते हैं उसमें जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, फिर से जब यहाँ वो होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो ये वाला सबसे पीछे चला जाएगा, धीरे धीरे ये सब शिफ्ट होते जाएंगे और नए नए रॉक सेंट्रल वेंट के पास बनने लगेंगे। तो ये जो दूर वाला रॉक है, दूर वाला जो मिड ओशनिक रीजेस है, उसका एज ज़्यादा होगा, वही वो बताना चाहता है। आपको इस फिगर से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
पैलियोमैग्नेटिज्म आल्सो सपोर्ट द फाइंडिंग्स, मतलब पैलियोमैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये भी सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को, यानी कि सागर नितल प्रसरण थ्योरी को, प्रसरण सिद्धांत को सपोर्ट करता है पैलियोमैग्नेटिज्म। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो 5 एविडेंस है आपको समझ में आया होंगे। 5 एविडेंस की पहला एविडेंस है कि ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो यंगर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कंपैरिजन में, और ये जो मिड ओशनिक रीजेस 65,000 किलोमीटर अक्रॉस द ओशन प्रेजेंट हैं, पाए गए हैं, वो भी एक हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है। और जो सेंट्रल वेंट है, सेंट्रल वेंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब बराबर दूरी पे जो रॉक्स हमें मिलते हैं वो उसका एज सेम होता है, कंपोजिशन यानी कि वो रॉक जिससे मिल के बना होता है वो भी सेम होता है। और फिर चौथा ये बोल रहा है कि द एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट, यानी सेंट्रल वेंट से जितने दूर जाते जाएंगे उतना जो रॉक का एज है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ओल्डर रॉक्स हमें पाए जाएंगे जितना दूर जाएंगे आप सेंट्रल वेंट से। और पाँचवा है कि पैलियोमैग्नेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हम बताता है, ये भी सपोर्ट करता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप लोग को सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी विजुलाइज नहीं हो पा रही है सही से। उसके लिए अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग जल्द ही एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, और अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन में पढ़े हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो मिड ओशनिक रीजेस कैसे बनते हैं और कैसे उसके रॉक्स है, कैसे इक्विडिस्टेंस है, कहाँ से इक्विडिस्टेंस है, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं एक बार और एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी वाले थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, जो मैं टर्म बता रहा हूँ उसको आप भी सर्च कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में जा रहा है तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग करिए हल्का सा। देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे ये हमारा वो हो गया ओशनिक क्रस्ट हो गया ना, अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है, चलो ओशनिक क्रस्ट ही मानते हैं इसको कि ओशन पे ही है, ओशनिक क्रस्ट है। तो इसको ओशनिक क्रस्ट के कारण जो यहाँ मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, वहाँ डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी प्लेट बाउंड्री, मतलब अपसारी प्लेट सीमा होती है, मतलब कन्वेक्शन करंट डाइवर्जेंट लिम्ब का प्रोसेस करता है। यानी कि जो कन्वेक्शन करंट है, यहाँ देखिए इस फिगर में आपको और कंफर्म होगा, ये देखिए ये कन्वेक्शन करंट से ये डाइवर्जिंग लिम्ब, आपको बताया होगा पहले इससे पहले वाले वीडियोस में कि ये डाइवर्जिंग लिम्ब है, यानी कि दोनों ये ओशनिक क्रस्ट को एक पार्ट इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक पार्ट इधर, तो थोड़ा सा क्रैक आता है, वही यहाँ दिखाया गया है, उसको रप्चर बोलते हैं। थोड़ा सा क्रैक आया, फिर यहाँ से मैग्मा निकलने लगा, तो ये जो जहाँ से मैग्मा जस्ट निकलने वाला है इसको सेंट्रल विंड बोलते हैं। इससे जितने भी इक्विडिस्टेंस बराबर दूरी पर जाएंगे रॉक का एज और रॉक का कंपोजिशन सेम होगा, जितना दूर वाली रॉक होगी सेंट्रल विंड से उसका एज उतना ज़्यादा होगा। और ये इस दौरान हमारा मिड ओशनिक रीजेस भी बनता है, ओशन फ्लोर का एक्सपेंशन भी होता है। यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले इतना ओशनिक फ्लोर था, अब इतना ओशनिक फ्लोर है, और उसके बीच में ये सब जो आप देख रहे हैं इमेज में ये हमारा मिड ओशनिक रीजेस है। ठीक है, आशा करता हूँ ये देख के आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और देखिए, ठीक इसी तरह मैग्मा यहाँ जैसे ये सेंट्रल वेंट से निकल रहा है और यहाँ देखिए कुछ मतलब उभरी सी आकृति आपको दिख रही है, तो ये हमारी मिड ओशनिक रीजेस है। तो इस साइड वाला अगर ये पहाड़ देखेंगे, इसका एज और इसका एज दोनों का सेम होगा, कंपोजिशन भी सेम होगा। ये वाला ये दूसरे नंबर वाला देखेंगे तो ये भी देखेंगे, इसका भी एज रॉक का और कंपोजिशन सेम होगा। और जितना दूर वाले मिड ओशनिक रीजेस के रॉक्स होंगे उसका वो ओल्डर होंगे, वही बताना चाह रहा है थ्योरी। जिससे हमें तो आप पूछेंगे कि कैसे पता चलता है कि रॉक ओल्डर है, ये कार्बन डेटिंग होती है और कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग रॉक के एज को पता कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड के मैप में आप लोग मिड ओशनिक रीजेस देखना चाहेंगे तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये हमारा साउथ अमेरिका हुआ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और ये हमारा बिल्कुल अटलांटिक ओशन के बीच में हमारा मिड अटलांटिक रीजेस यानी कि मिड ओशनिक रीजेस वही बोलेंगे। और इधर जाते जाते कुछ इंडियन ओशंस के भी मिड में ये पाए जाते हैं, इंडियन रीजेस पाए जाते हैं इंडियन ओशन के भी मिड में, और पैसिफिक ओशन में भी पाए जाते हैं। लेकिन पैसिफिक ओशन में जो रीजेस पाए जाते हैं मिड ओशनिक रीजेस जो पाए जाते हैं वो मिड में नहीं होते, मतलब एकदम बीचों बीच नहीं होते पैसिफिक ओशन के। तो किस ओशन के बीचों बीच होते हैं? तो अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के लगभग बीचों बीच होते हैं मिड ओशनिक रीजेस। इसीलिए अटलांटिक ओशन के मिड में होता है तो मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, और इंडियन ओशन के होता है तो इंडियन रिज कहते हैं, सेंट्रल इंडियन रिज। ठीक है, लेकिन ये जो पैसिफिक ओशन है ये इधर वाला इस साइड मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जस्ट इधर वाला, ये पूरा मैप राउंडिंग में ही आप लोग तो पता ही होगा। तो ये बिल्कुल मिड में नहीं है, इसीलिए ईस्ट पैसिफिक राइज और ये पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, तो पैसिफिक ओशन में भी मिड ओशनिक रीजेस पाए जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ओशन के मिड में नहीं है। ठीक है,
अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये देखिए मिड ओशनिक रीजेस का मतलब यही है कि मिड ओशनिक रीजेस समुद्र के बीच में होती है और ये ओशियन वाटर के अंदर होती है। कितना? 2500 मीटर ओशियन वाटर के सरफेस से अंदर होती है, ठीक है। जितना पुराना होगा उसी हिसाब से उसकी हाइट कम होगी, ठीक है। मेरा कहने क्या मतलब यहाँ क्यों लिखा है ये, जितना दूर आप लोग जाएंगे इसकी हाइट देखने में कम दर्शाता जाऊँ, क्योंकि यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे इसमें देखिए हाइट कुछ कम है, इसकी हाइट ज़्यादा, इसकी ये दूर जितना भी जाएंगे हाइट कम होते जाएगी, क्योंकि ये जो ओशन वाटर है इसको इरप्ट कर देता है, इसके सरफेस को इरोजन कर देता है, इरोड कर देता है। तो इसलिए उसकी जितना दूर दूर चले जाएंगे, दूर जाते जाएंगे सेंट्रल वेंट से, उतनी मिड ओशनिक रीजेस की रॉक्स की माउंटेन्स की हाइट कम होती जाएगी, वो एक सरफेस बना देगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जब हमारा ये होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो ओशन का नया सरफेस जनरेट होता है। और आप लोग पूछेंगे कि ओशन का फ्लोर जब एक्सपेंड हो रहा है तो क्या ओशन ही पूरे पृथ्वी पे होने लग रही, पूरे वर्ल्ड में ओशन सरफेस ही? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो ओशन तो खत्म ही होगा, तो कंटिनेंट मिलता है, तो ओशनिक प्लेट जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है, इसलिए कंटिनेंटल प्लेट से, कंटिनेंटल क्रस्ट से के नीचे वो चला जाता है, सबडक्ट हो जाता है, और ये सबडक्ट होने के बाद मेल्ट होकर मैग्मा बनाता है, और यही मैग्मा फिर ओशनिक सरफेस से बाहर आती है और मिड ओशनिक रीजेस बनाती है। इसी को हम लोग कन्वेयर बेल्ट भी बताए थे, वाहक पट्टी एक टर्म दिए थे कि बार बार ये राउंडिंग शेप में कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा ये एविडेंस समझ में आया होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। और आज के लिए इतना ही। अब हम लोग का केवल एक एविडेंस अच्छे से पढ़ना है, पैलियोमैग्नेटिज्म, और हम लोग इस थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे जल्दी। सैटरडे या संडे के दिन या उससे पहले ही हम लोग एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, जिसमें अभी तक जितने भी थ्योरीज पढ़े हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग किसमें, जियोग्राफी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ भी आपके लिए आगे आने वाला है। यूपी पीसीएस के स्टूडेंट जो मेरे भाई बहन हैं, उनका अगर एग्ज़ाम है इस साल, मतलब अभी अक्टूबर में, उनके लिए कुछ पीवाईक्यू जैसे रिलेटेड कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो भी थीमेटिक रिपीटेशन है पीवाईक्यू में, उससे जितने भी एमसीक्यूज प्रीलिम्स में आए हैं, और सीसैट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं ज़रूर इसके लिए भी वीडियो जल्द ही आने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के एविडेंसेस आपको समझ में आया होगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में होता क्या वो समझ में आया होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर इसका रिजॉल्व उसको करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।